हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेरे पिछले तीनों वीडियोस देखे होंगे, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि प्रेगनेंसी के तीनों ट्राइमेस्टर्स में बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं एंड फीटस कैसे ग्रेजुअली ग्रो करता है। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए प्रेगनेंसी में, रेगुलरली चेकअप्स करवाने चाहिए, डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो व्यूअर्स, हर प्रेग्नेंट लेडी, इवन जो प्रेग्नेंट नहीं है, वो भी यह जानना चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है और किस तरह से बेबी यूट्रस से बाहर आता है और डिलीवरी के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आइए जानते हैं कि डिटेल में कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। बेबी के डिलीवरी या तो वेजाइनल रूट से होती है, जिसे नॉर्मल लेबर कहते हैं, या फिर सीजेरियन सेक्शन से होती है। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर normal delivery? First is spontaneous in onset and at term, meaning कि जो लेबर पेन्स होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली नेचुरली स्टार्ट होने चाहिए विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी इंजेक्शन और जेल, एंड एट टर्म होना चाहिए, दैट इज आफ्टर 37 वीक्स एंड अप टू 42 वीक्स। जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो वर्टेक्स होना चाहिए, बिकॉज इसका जो डायमीटर होता है हेड का वो सबसे कम होता है, जिससे डिलीवरी इजीली होती है। और इसमें जो प्रोलॉन्ग्ड लेबर होता है वो नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी लेबर की जो तीनों स्टेजेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम लगता है डिलीवरी में तो वो नॉर्मल लेबर के क्राइटेरिया में नहीं आता है। एंड इसका जो टर्मिनेशन होता है लेबर का वो नेचुरल होना चाहिए, विद मिनिमम एड्स, फॉरसेप्स या वेंट्रूस नहीं लगना चाहिए। और जो मदर और जो बेबी होता है वो दोनों हेल्दी होना चाहिए। अगर बेबी और मदर में किसी में भी कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो नॉर्मल लेबर के क्राइटेरिया में नहीं आता है। जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक डिलीवरी की डेट बताते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि डिलीवरी उसी दिन होनी है, बिकॉज मोर देन 50% केसेस में जो डिलीवरी होती है वो 2 हफ्ते पहले होती है डेट से। और कुछ महिलाओं में डिलीवरी की डेट भी निकल जाती है मगर उनको किसी तरह के पेन नहीं होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है और इंड्यूस किया जाता है। तो डिलीवरी का प्रोसेस कैसे शुरू होता है? मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पेन के साथ स्टार्ट होता है। पेशेंट को पेन आने स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आने शुरू हो जाते हैं। तो जब पेन आते हैं तो किसी किसी पेशेंट को फॉल्स लेबर पेन भी होते हैं। तो जब 9 मंथ्स आपका स्टार्ट हो जाता है तो कुछ पेशेंट्स को फॉल्स पेन होते हैं और किसी किसी को ट्रू पेन होते हैं। फॉल्स पेन का मीनिंग होता है कि कॉन्ट्रैक्शन थोड़े थोड़े होते हैं, लेकिन उसके अंदर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन आपको इसका नॉलेज होना चाहिए ताकि आप टाइमली हॉस्पिटल जा सकें और मैनेज कर सकें। काफ़ी महिलाओं को ऐसा लगता है कि लेबर पेन स्टार्ट हो गए, वो हॉस्पिटल चले जाते हैं और फिर डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि अभी सर्विक्स नहीं खुला है, यूट्रस का मुंह नहीं खुला है और आप वापस अभी घर जा सकते हैं, अभी लेबर शुरू नहीं हुआ है। फॉल्स लेबर पेन में यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन तो होते हैं थोड़े थोड़े, पेशेंट को थोड़ा थोड़ा पेन होता है, लेकिन वो पेन ठीक हो जाते हैं कुछ रेस्ट करने पर या कोई एंटीस्पाज्मोटिक टैबलेट लेने से ये पेन चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये फॉल्स पेन्स होते हैं। बट जो ट्रू लेबर पेन होते हैं, एक्चुअल लेबर पेन्स जो होते हैं, इसमें जो पेन होता है वो रेस्ट करने से ठीक नहीं होता है और यूट्रस एकदम टाइट हो जाता है। पेशेंट को पता चलता है कि उनका जो टमी है बिल्कुल हार्ड हो गई है और कुछ देर में फिर वो रिलैक्स हो जाता है। ये पेन जो होता है बैक में भी होता है और थाइस में भी पेन रेडिएट होता है और धीरे धीरे इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है और जो लेबर पेन के बीच का जो ड्यूरेशन होता है कॉन्ट्रैक्शंस का जो होता है वो कम होते जाता है और ये एंटीस्पाज्मोटिक टैबलेट से भी ठीक नहीं होता है। यूजुअली जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है वो लेबर पेन के साथ शुरू होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में ये लीकिंग के साथ भी शुरू होता है। जो बच्चे के अराउंड जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि पानी छूट गया है। तो कुछ पेशेंट्स में लीकिंग के साथ भी लेबर स्टार्ट होता है। ऐसे पेशेंट्स को एडमिट कर दिया जाता है। लीकिंग शुरू होने के कुछ टाइम बाद लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। अगर लेबर पेन स्टार्ट नहीं होते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को कुछ इंजेक्शंस हैं या जेल है, ऐसे कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं लेबर स्टार्ट करने के लिए।
लेबर को रोकना नहीं चाहिए बिकॉज़ लाइकर निकल चुका है, तो उससे बेबी को खतरा रहता है। कुछ पेशेंट्स को रेडिश ब्राउन डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, जिसमें थोड़ा ब्लड स्टेन्ड होता है। इसे शो कहते हैं। ऐसा होने पर पेशेंट को हॉस्पिटल जाना चाहिए और एडमिट होना चाहिए। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको लेबर पेन है या लीकिंग है या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है, तो आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको वहाँ पे एडमिट कर लिया जाता है। आपकी पूरी फाइल्स होती हैं, डिटेल रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है कि आपने क्या-क्या टेस्ट करवाए हैं और आपकी अल्ट्रासाउंड चेक की जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, बेबी की जो फीटल हार्ट है वो चेक किया जाता है और आईवी लाइन स्टार्ट की जाती है, एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, एनीमा दिया जाता है ताकि बॉवल्स आपके क्लियर हो जाएँ और डिलीवरी में बेबी इज़िली डिलीवर हो जाए। उसके बाद में पीवी किया जाता है, नीचे से चेक किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि सर्विक्स जो होता है, बच्चेदानी का मुंह होता है, वो कितना डायलेटेड है और सर्विक्स का इफेसमेंट कितना है। यानी कि जो सर्विक्स है वो कितना थिन हो गया है और यूट्रस के जो लोअर सेगमेंट का पार्ट बन जाता है वो धीरे-धीरे, इसे इफेसमेंट कहते हैं। तो ये चेक किया जाता है पीवी करके। लेबर स्टार्ट होने पर यूजुअली जो सर्विक्स का डायलेटेशन होता है वो 2-3 सेंटीमीटर्स हो जाता है और ये धीरे-धीरे डायलेट होते रहता है, सॉफ्ट हो जाता है सर्विक्स और हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ में बेबी धीरे-धीरे नीचे की तरफ आता है, डिसेंट होता है और सर्विक्स धीरे-धीरे डायलेट होते रहता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है प्राइमरी पेशेंट्स में, यानी कि जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं, उसमें 10-12 घंटे लगते हैं एक्टिव लेबर में और जो सेकेंड या थर्ड ग्रेविडास होती हैं उसमें 6 से 8 घंटे लगते हैं डिलीवरी में। हर 2 घंटे में पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, बेबी की हार्ट बीट चेक की जाती है थोड़ी-थोड़ी देर से और जैसे लेबर प्रोग्रेस होते रहता है और सर्विक्स पूरा डायलेट हो जाता है, तो बेबी पूरा नीचे पेरिनियम में आ जाता है, पेरिनियम बल्ज होता है। उस टाइम पेशेंट को ऐसा फील होता है कि नीचे काफ़ी प्रेशर आ रहा है, जैसे मोशन पास करते हैं उस टाइप की पेशेंट को फील आती है। डॉक्टर पेशेंट को कहते हैं नीचे पुश करो, नीचे बियर डाउन करने को बोलते हैं, जैसे मोशन पास करते हैं उस तरह से। और जब बेबी नीचे नज़र आने लगता है, पेरिनियम बल्ज हो जाता है, तो प्राइमरी पेशेंट में एपिसियोटमी दी जाती है। उसके लिए पहले लोकल दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वहाँ का एरिया पूरा सुन्न हो जाए और पेशेंट को पेन फील नहीं हो। वहाँ कट दिया जाता है, उससे जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है थोड़ा ईज़ी हो जाता है, टीयर नहीं आते हैं क्योंकि जो पेरिनियल एपिसियोटमी होती है ये एक क्लीन कट होता है और पेशेंट को फिर बेयर डाउन करने के लिए कहते हैं। काफ़ी सारी पोजीशंस में डिलीवरी करवाई जा सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है लिथोटमी पोजीशन होती है। इसमें पेशेंट का जो हेड होता है थोड़ा ऊपर कर दिया जाता है और पेशेंट को बियर डाउन करने के लिए बोलते हैं, जोर लगाने के लिए बोलते हैं। अगर पेशेंट को थोड़े कॉन्ट्रैक्शन कम है तो थोड़ी सेंटो और डाल दी जाती है आईवी फ्लूइड में। सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो हेड के डिलीवरी में लगता है बिकॉज हेड ही लार्जेस्ट पार्ट होता है। बाकी जो बॉडी होती है बेबी की वो इजीली डिलीवर हो जाती है। जैसे ही हेड आउट होता है बेबी का माउथ क्लीन किया जाता है और जो कॉर्ड होती है उसमें डबल क्लैंप लगा के कॉर्ड को कट कर दिया जाता है एंड बेबी डिलीवर होते ही पीडियाट्रिशियन को दे दिया जाता है। पीडियाट्रिशियन उसका पूरा चेकअप करते हैं, उसका माउथ और नोज को क्लीन करते हैं और अभी टाइम है प्लेसेंटा को आउट करने का। स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पेशेंट के एब्डोमेन पे मसाज करें और थोड़ा हम ट्रैक्शन देते हैं कॉर्ड से ताकि प्लेसेंटा इजीली सेपरेट हो जाए। लेकिन काफ़ी टाइम पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि बेबी तो डिलीवर हो गया, अब ये क्यों परेशान कर रहे हैं हमें। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि अभी प्लेसेंटा अंदर ही है, उसे भी निकालना है। तो कॉर्ड को थोड़ा ट्रैक्शन देते हैं, एब्डोमेन पे मसाज देते हैं, आईवी लाइन सिंटो चल रही होती है जिससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो और प्लेसेंटा आउट हो जाता है। अभी टाइम आता है एपिसियोटमी को रिपेयर करने का। तो जहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट अभी तक चले गया होता है, थोड़ा और लोकल देना होता है, वो देते हैं ताकि पेशेंट को पेन ना हो। एपिसियोटमी को रिपेयर कर दिया जाता है 3 लेयर्स में।
पेशेंट के वाइटल्स चेक किए जाते हैं, फिर पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और पेशेंट को ये गाइडेंस दी जाती है कि अपने बेबी को जितना जल्दी हो सके फीड कराएं विद इन 30 मिनट्स कम से कम। और पेशेंट को कुछ खाने के लिए भी बोलते हैं क्योंकि वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी होती हैं। कुछ जूसेस या लाइट फूड पेशेंट को खाने के लिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें भूख लग गई होती है, इसलिए हम उन्हें मना नहीं करते हैं। वी अलाउ देम टू हैव लाइट फूड एंड लिक्विड्स। और उन्हें ये आधे घंटे से बेबी को फीड करने का बोलते हैं, यूरिन करने का बोलते हैं, क्योंकि ब्लैडर फुल होने से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद में पेशेंट को और बेबी को दोनों को चेक कर लिया जाता है। पीडियाट्रिशियन को भी डिस्चार्ज से पहले एक बार विजिट करवाते हैं, बेबी को पूरा चेक कर लेते हैं। देन वी डिस्चार्ज द पेशेंट आफ्टर एटलीस्ट 24 आवर्स। घर जाने के बाद पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको लिक्विड्स लेने हैं, फाइबर डाइट लेनी है ताकि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन की वजह से स्टिचेस खराब हो सकते हैं। और पालती मार के नहीं बैठना है, पैर लंबे करके बैठना है ताकि स्टिचेस पे किसी तरह का खिंचाव नहीं हो। और कुछ मेडिसिन भी दी जाती हैं, ऑइंटमेंट दी जाती हैं एपिसियोटमी को क्लीन करके, और उसके बाद ऑइंटमेंट अप्लाई करने के लिए दिए जाते हैं। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है घर जाने के बाद। सो व्यूअर्स, आई होप आज के इस वीडियो से जितनी भी न्यू मॉम्स हैं एंड दोज हु आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी, उन्हें अच्छी जानकारी मिली होगी कि डिलीवरी के तीनों स्टेजेस के बारे में, लेबर के बारे में कि लेबर पेन किस तरह से शुरू होते हैं, फॉल्स लेबर क्या है, एक्टिव लेबर क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके मन में जो नॉर्मल डिलीवरी का फोबिया है वो काफ़ी हद तक दूर हो गया होगा। So see you in the next one. Please like, share and subscribe my channel, and do comment your doubt if you have any. Take care, stay healthy and stay fit.